नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शंभू पांडे से। शंभू पांडे का जन्म यूपी के देवरिया में हुआ और पहले एक इच्छा थी एक्टिंग। एक्टर बनना चाहते थे शंभू पांडे। इसी के चलते मुंबई का रुख किया और वहां पर कुछ टीवी सीरियल्स में अभिनय भी किया, जिसमें उड़ान, बाजार, शक्तिमान, ये वो टीवी सीरियल है जिसमें इन्होंने अभिनय किया। लेकिन उसके बाद फिर एज ए प्रोड्यूसर काम किया। पहली शॉर्ट फिल्म इंग्लिश में ब्लैक विडो का निर्माण किया। उसके बाद राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म वफा, जो कि बहुत ही एक चर्चित फिल्म रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं शंभू पांडे। और उसके बाद भोजपुरी फिल्म सावरिया आई लव यू के निर्माता भी हैं। तो फिल्म गुलाम को भी प्रोड्यूस किया है शंभू पांडे ने। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म मैं हूं मजनू तेरा को शंभू पांडे ने निर्देशित भी किया। इसके डायरेक्टर भी हैं और साथ ही प्रोड्यूसर तो है ही इस फिल्म के। और बहुत जल्द एक अपकमिंग इनकी वेब सीरीज आने वाली है, जिसका फिलहाल अभी प्रोडक्शन का काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये अभी इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके एक्टर से प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बनने के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शंभू पांडे। शंभू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंभू जी, आप शुरुआत में पहले आप एक्टर बनना चाहते थे आप, तो ये जो कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा, ये कहाँ से आया था? क्या आप किसी को देखकर आप इंप्रेस हुए थे या आपको लगा कि मैं जाऊंगा इस फील्ड में तो शायद बहुत अच्छा कर सकता हूं? कैसे ख्याल है आपके जहन में कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मुझे मुंबई जाना चाहिए? फिल्म स्टार्टिंग से जब हम लोग बच्चे थे तो फिल्म देखना शुरू किए। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब अमित जी या मिथुन चक्रवर्ती को ले मतलब कहीं ना कहीं बैठ गया कि शायद मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। हाँ। तो एक शौक था, एक इच्छा थी कुछ करे, तो चले गए फिर बम्बई एक्टर बनने। फिर लंबा एक संघर्ष रहा। हाँ, बहुत सारी छोटी छोटे नहीं, लंबा काम आपने भी। संघर्ष तो बोला, लेकिन किस तरह का संघर्ष रहा, मुझे लगता है ये भी जरूर जानना चाहेंगे दर्शक। सर, वहाँ सबसे मेन संघर्ष था, कोई पहचान नहीं थी, हाँ। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, किससे काम मांगने जाते थे तो कोई काम नहीं देता था, कोई मना भी नहीं करता था। महीने 10 साल निकलते चले गए। अच्छा। फिर काम नहीं मिला, छोटे मोटे काम भी मिला तो काम से उससे कोई कैरियर बनने वाली नहीं थी। हाँ, नहीं तो कितने, ये जो काफी आप जब टाइम। मुंबई गए तो अक्सर लोग एक इस इंतजार में रहते हैं कि चलो मुंबई गए, अभी हम एक्टिंग की सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले सोचते हैं कि चलो कुछ भी एक ऐसा वैसा मिल जाए कि कम से कम फिल्म या टीवी सीरियल में खड़े होने का भी मौका मिल जाए, कम से कम एक बार एक यूनिट में शामिल, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला जो आपका काम था, चाहे वो छोटा हो काम आपका, लेकिन वो कौन सा काम था और आपको कितने समय बाद मिला आपको? मैं कम से कम 1.5 साल के बाद पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था। अच्छा। एक पिक्चर थी भयानक पंजा करके, हमारे गुरु थे राजेश मित्तल जी, वो बना रहे थे। हाँ, भयानक उसमें पंजा 2-3। हॉरर फिल्म थी। हाँ जी जी, तो 2-3 सीन उसमें करने का मौका मिला था। हाँ। उसके बाद एक पिक्चर बन रही थी परमवीर चक्र, बहुत बड़ी फिल्म थी, हेमा मालिनी थे, कुलभूषण खरबंदा थे। हाँ। तो उसका हमने शूटिंग कम से कम 30-35 दिन किया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो 1-2 जगह हल्का फुल्का दिखाई दिया। अच्छा। फिर सिलसिला चलता रहा, फिर छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में किया, टीवी सीरियल किया, कहीं 1 एपिसोड, कहीं 2 एपिसोड, हाँ। खर्चा चलाना था। तो जो भी काम छोटे मोटे मिले करते आ गया। लेकिन एक टाइम पे मुझे लगा, मैं लोगों से वहां मिला तो पता चला कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, 30 साल से संघर्ष कर रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ, क्या हो सकता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये कितने सालों बाद लगा आपको? ये कम से कम सारे सोचते सोचते 7-8 साल तो निकल 7-8 साल निकल गए। जी। ठीक। तो पता नहीं, मेरा दोस्त था, वो पहले से ही डायरेक्टर थे। उन्होंने बोला कि दोनों मिलके कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैंने कहा कि फंड चाहिए। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फंड देता हूँ। हाँ। तो फिर हम लोग एक इंग्लिश फिल्म बनाया, ब्लैक विडो। अच्छा, ये शॉर्ट फिल्म थी आपकी? हाँ, ये फेस्टिवल के लिए, लियोन्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड भी मिला था। हाँ। उसके बाद नहीं तो ये जहन में कैसे आया कि मुझे इस इंग्लिश शॉर्ट फिल्म बनाना, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल हो तो उस पर तो हिंदी भी फिल्में जाती हैं, हिंदी भाषा में भी जाती है, तो इंग्लिश का ख्याल कैसे आया?
नहीं नहीं, मेरे जो फ्रेंड थे ना वो बेसिकली जर्मनी में रहते थे। अच्छा, तो वहां पर जो क्राइटेरिया था वो इंग्लिश का ही था वो। जी जी, तो उनके हम्म। हिसाब से वो बोले कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं जहां से हम लोग क्लिक हो सकते हैं, अच्छा। क्योंकि इतनी बजट नहीं था किसी स्टार हाँ को लेकर हम फिल्म बनाए। हाँ। तो फिर हमने ब्लैक विडो बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी फिल्म बनाया। नहीं, किस तरह की शॉर्ट फिल्म थी, क्योंकि जो नाम है ब्लैक विडो, अगर मैं इसको हिंदी में अगर इसका मतलब निकालूं तो काली विधवा, तो जी किस जी, तरह की ये शॉर्ट फिल्म थी, आप किसे जानना ये चाहेंगे? जो गोधरा राइट्स हुआ था हाँ। 2003 में, हम्म। तो उसमें एक लेडीज थी ताहिरा करके, हाँ। उनके साथ 24 टाइम रेप हुआ था वन हम्म। नाइट में। तो ये फिल्म थी बेसिकली वन नाइट स्टोरी, मतलब एक रात की कहानी थी। अच्छा। तो उस पे आधारित थी और उसके साथ कैसे कैसे घटना घटी, हम्म। उसमें हमने काफी फ्लैशबैक डाले थे। ओके। हम्म। तो फ्लैशबैक में उसका डे का या उसके पति के साथ ये जो भी हम्म। कहानी हुई, कैसे दंगा हुआ, कैसे हिंदू मुस्लिम एक हाँ। दूसरे के दुश्मन बन गए, जबकि सब आपस में मिलकर रह रहे थे वहां पे। हम्म। तो इसको सबसे पहले सेंसर वालों ने बैन कर दिया। अच्छा। तो एक मेरा मुस्लिम दोस्त है डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने बोला कि आप किसी तरह से सेंसर कराओ, मैं इसको रिलीज कर दूंगा। हाँ। तो फिर हम लोग ट्रिब्यूनल दिल्ली में आए, दिल्ली में फिर पास करवाया, तब तक काफी टाइम हो गया। हाँ। और फिर माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था तो रिलीज नहीं हो पाई। फिर ओके। फेस्टिवल में भेजे थे तो अवार्ड मिला था फेस्टिवल। हम्म। नहीं, तो तो ये हमारी शॉर्ट फिल्म थी या पूरी आपकी बड़ी फीचर फिल्म थी जो होती है नहीं दो नहीं, ढाई पूरी घंटे की? फिल्म थी, प्रॉपर फिल्म थी, दो अच्छा, घंटा दस मिनट दो ढाई घंटे की आपकी फिल्म थी ये? जी, 2 घंटा 10 मिनट की प्रॉपर फिल्म थी। हम्म। और सारे इंग्लिश थिएटर के थे, बॉम्बे के एक्टर। हम्म। और जो मेन नायिका थी, हीरोइन, वो लंदन से आई थी। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि पहली बार में आपने चौके छक्के मार दिया आप अपनी फिल्म एज ए नहीं निर्माता जब आप सर, उतरे आप? चौका चक्का लगा सर, संघर्ष क्योंकि तो उसके बाद भी शुरू हुआ। हाँ, नहीं, लेकिन पहली फिल्म में अगर बात करें, क्योंकि आप 6-7 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, फिर जब पहली फिल्म का निर्माण आपने किया, तो फिर वो पहली जी फिल्म में आपने इतना अच्छा कंटेंट लिया और 2-2.5 घंटे की फिल्म आपने बनाई, और आपने कहा लीड एक्ट्रेस आपने बाहर से बुलाई थी आपने, तो बहुत सारी उसमें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फिल्म बनाना। उसके बाद फिर सफर कैसे आगे बढ़ता गया आपका? सर, उसके बाद क्या हुआ, फिल्म में तो पैसे गए डूब, पैसे तो हाँ। वापस नहीं आए। हाँ। तो मेरा फ्रेंड बोला कि काम कर, अब तू बिजनेस में आ जा, मेरे अच्छा। साथ केमिकल की फैक्ट्री में तू आ जा। हम्म। तो मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया। हम्म। फिर ये बात 2007 की है, मैं 2-3 साल फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, फिर लाइन हाँ। से दूर ही रहा। मिलना जुलना था लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था। जी। तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैं कहा चलो कहीं ना कहीं जो तकदीर लिखी थी हाँ। वो उस पर चले गए। जी। तब फिर एक वही बोले कि मेरा दोस्त ही बोला, हम्म। पवन जी नाम है उनका, पवन ढोलिया। उन्होंने बोला कि एक प्रोजेक्ट आया है, करेगा? तो मैं मना कर दिया स्ट्रिक्ट वे कि मुझे नहीं करना फिल्म लाइन, तो अच्छा। मतलब क्योंकि रास नहीं आई। तो बोला एक बार देख ले, हो सकता है तकदीर साथ दे दे। हम्म। तो मैं कहा चलो मिल लेते हैं। तो ये राखी सावंत की जो एक्ट्रेस है राखी सावंत, हाँ। उनका भाई है राकेश सावंत। हाँ। तो वो वफा के प्रोजेक्ट लेकर आए, बोले ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हम लोग मिलकर फिल्म बनाते हैं। हम्म। तो मैंने बड़ी सुना, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेन है कास्टिंग, अगर बढ़िया कास्टिंग मिल जाती है तो बना सकते हैं। हम्म। तो हम लोग श्री अमिताभ बच्चन जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी किया था और निशब्द, हम्म। तो मैं ऐसे काम मतलब अभी नहीं कर सकता, अभी निशब्द आ चुकी है मेरी। फिर काफी हम लोग एक्टर से मिले। हम्म। फिर लास्ट में राजेश खन्ना के पास गए, तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग सब लगा कि 56 साल का यंग है और लड़की एक 26 साल का, उससे उनकी शादी होती है, हम्म। तो उनको अच्छा लगा। तो फिर ये प्रोजेक्ट लाइनअप हो गया। फिर इसमें सुरेश बेरी जी आ गए हैं, तीनों हाँ, आनंद बहुत बड़े एक्टर है, डायरेक्टर, वो फिल्म आ फिल्म गए। वफा का आप जिक्र कर हाँ, रहे हैं? वफा वफा। हम्म। फिर बात हुई कि भाई इंडिया में शूट करेंगे, रईस दिखाएंगे, तो थोड़ा कल्चर इंडिया के थोड़ा सा वो अपना उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग चलो राजेश खन्ना जी को रईस दिखाना था, तो हम लोग फिर बैंकॉक का लोकेशन हम्म। चुने। फिर मॉरिशस में हमने कुछ गाना और कुछ सीन किया। हम्म। इस तरह वफा का निर्माण हो गई। हम्म। और वफा का बेडलक राज सर 30 तारीख को रिलीज थी, हम्म। और 26/11 का बम ब्लास्ट हो गया मुंबई में। ओह। तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर हम फिल्म आगे ले गए, तब तक रब ने बना दी जोड़ी 12 तारीख को थी, हमने रिलीज किया 19 तारीख को, गजनी आ गई 24 तारीख। अच्छा, तो एक के बाद एक बड़ी फिल्म लग गई थी फिर? हाँ, तो बड़ी फिल्मों में फिर भी ठीक ही ठाक था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। काका जी का जो भी फैंस फॉलोइंग थी, हम्म। वो
देखने आई थी और ठीक ठाक 2 हफ्ता निकल गया था। हाँ, एक वाक्य बताता हूँ सर। आज के तारीख में लोग बोलते हैं ना कि मेरा फैन फॉलोइंग है, ये है, पब्लिक में बड़ा बहुत मेरा, जो भी आज स्टार बोलते हैं जी। तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे पटाया, बैंकॉक में, रोड पे। तो काका जी बोले हमसे, शाम को ही बोले थे कि कल रोड पे शूटिंग है, पुलिस का कर लेना बंदोबस्त। तो मैंने कहा, मेरे अंदर एक दिमाग में आया कि इस एज में इनको कौन देखने आएगा। मतलब किसका आप जिक्र कर रहे हैं? राजेश खन्ना जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सॉरी, श्री राजेश खन्ना जी का जिक्र कर रहा हूं। तो मैंने कहा इस एज में इनको कौन देखने आएगा। तो फिर भी मैंने उनको बोल दिया ठीक है, मैं पुलिस का व्यवस्था कर लूंगा। अच्छा। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, तो मेकअप वो करके आए। मुश्किल से आधा घंटा हुआ सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, हजारों की संख्या में पब्लिक रोड पे आ गई, रोड ब्लॉक हो गया और हम लोग शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा। वो शूटिंग हम लोग फिर आ गए मुंबई में। अच्छा, तो आपने कोई पुलिस का इंतजाम नहीं किया था, आपने ऐसे ही बोल दिया था? आपने कर लिया? मैं बड़ी कैजुअली लिया था कि मतलब यहाँ बैंकॉक में कौन पहचानेगा इनको भी इस उम्र में। हाँ, वो भी एज में मतलब खत्म हो चुके हैं। और लेकिन इतनी पब्लिक देखा, मैंने कहा कि मैं खुद हैरान हो गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस वहां आई, शूटिंग बंद करवाई। देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा जरूर। एक जो स्टारडम जब किसी को मिल जाता है, वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो चाहे उसके बाद वो कंटिन्यू काम करे चाहे नहीं करे, मुझे लगता है कि जो दर्शकों का प्यार है, जो लोगों का प्यार है, वो हमेशा बना रहता है। वो कहीं पे भी जाएंगे और जो लोग उनको जानते चाहने वाले, वो उनको देखने मिलने जरूर आते हैं। और मुझे लगता है उम्र के साथ वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उम्र के साथ सम्मान ज़्यादा उसमें आता है। क्योंकि एक अगर जब राजेश खन्ना जी 30-35 के होंगे, जब जवान होंगे, तो उस वक्त एक दूसरी तरह की क्राउड होगी, उस वक्त लोग उनके लिए फिदा होंगे। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो एक रेस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है और लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। हालांकि इस चीज़ को आप आकलन नहीं कर पाए, और लेकिन आपको बाद में फिर समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं, बाद में सर मैं बताता हूँ। पहला उनकी ऐसी, मतलब सॉरी, राजेश खन्ना जी की पहली ऐसी फिल्म थी जो टीवी पे प्रोमो आता था। तो बहुत एक्साइटेड, मतलब वो टीवी पे देखते रहते थे प्रोमो, फिर हमको बुलाते थे, हम लोग काफी मिलते थे, बात भी होती थी, लेकिन बहुत कम बोलते थे। मतलब जितना काम है उतना ही बोलते थे। कभी नहीं कि थोड़ा मतलब बहसबाजी कर लिए, गप्पे मार लिए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत सीरियस बोलते थे। तो हमने प्रेस मीडिया का रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना म्यूजिक लॉन्चिंग है सर, आपको आना है। तो उन्होंने स्टेज पे मना किया कि मेरा काम नहीं है म्यूजिक लॉन्चिंग करना, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है, आप लोग जाके कर लो। तो हम कई बार गए, रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसा ऐसा प्लीज आ जाए। तो उनको अच्छा लगा कि चलो बहुत टाइम के बाद हम फिल्म कर रहे हैं, जब मेन लीड हूँ, तो आ गए। तो पहले मीडिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजेश खन्ना आएंगे लॉन्चिंग में, लेकिन टाइम के पंक्चुअल, मतलब जो टाइम थी तो टाइम पे आ गए। बड़ी इंजॉय की, मीडिया से बड़ी खुल के मुखातिब हुए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे लिए जी। अच्छा, कोई खास बात शूटिंग के समय उनकी जो आपको याद है आज भी? सर 1-2 दिन तो ऐसे लगता था ना कि शायद ये फिल्म कंप्लीट ना हो पाए। अच्छा, क्यों, इसकी क्या वजह थी? एक तो बंदा इतना सीरियस, और डायरेक्टर को ज्यादा वो मतलब सीरियस नहीं लेता था। तो बीच में हमारे जो राइटर थे सलीम भाई, वो आ गए, और उनसे पहले से काका के साथ 1-2 फिल्म कर चुके थे। सॉरी, प्यार लोग राजेश खन्ना जी को वहां पे काका बोलते हैं। तो वो बोले कि काका जी से मैं बात करता हूँ, और डायरेक्शन में भी जो भी होगा सीन और मैं समझाता हूँ। तो 3-4 दिन के बाद फिर सलीम भाई हम लोग बैठे, आपस में बातचीत की, तो थोड़ा सा रिश्ता हमसे बढ़ा। तो फिर तो बहुत आराम से उन्होंने 45 दिन शूटिंग किया। अच्छा। 15 दिन मॉरिशस, 20 दिन अपना बैंकॉक, और कुछ सीन बच गए थे वो बम्बई में हम लोग शूट किए जी। हाँ, एक और वाक्य बताना चाहता हूँ सर। प्लीज प्लीज प्लीज। जो मेन हीरोइन थी ना, लैला खान नाम था उसका भी 5-7 साल हो गया था, मर्डर हो गया था। नहीं, मतलब जो आप बात कर रहे, रियल में उनका मर्डर हो गया था? उनका रियली में मर्डर हो गया था, सारे चैनल पे आया था आज तक। अच्छा। हाँ, तो मतलब दुख की बात यह है कि कम टाइम में उनका मतलब उनके साथ बहुत बड़े हादसा हो गया। बिल्कुल, वाकई ये दुखद एक हादसा था ये। और वाकई बड़ा अच्छा जो आपने एक किस्सा बताया राजेश खन्ना जी के साथ, क्योंकि बहुत ही बड़ी, भले सुपर डुपर हिट नहीं थी, लेकिन एक चर्चित फिल्मों में से एक जरूर है राजेश खन्ना जी के। अगर कभी जिक्र किया जाएगा तो इस फिल्म का जिक्र भी जरूर आता है। कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी थी फिल्म काफी।
कुछ सीन था ये जो इंटर मतलब जो भी उनका कुछ पर्सनल सीन था, हाँ। वो थोड़ा मीडिया में पता नहीं कैसे लीक आउट हो गया, मीडिया वालों ने काफी अच्छा। निकाल दिया था उस नहीं, टाइम। अक्सर देखिए आपने लीक आउट की बात की, अक्सर ऐसे कहा जाता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जो टीम में रहती प्यार वो खुद ही इस तरह के सीन लीक करती है ताकि पब्लिसिटी मिले। अच्छा मैं बताता हूँ सर, कि मैं सोच भी नहीं सकता था एक छोटा सा गांव देवरिया से जाके कि मैं राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाऊंगा। हाँ। तो मेरे लिए तो एक सपना था सर, तो ऐसे हम काम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, पहले दिन जब आप मिले राजेश खन्ना जी से, उस वक्त क्या जी, कुछ आपने कहा और उस वक्त क्या आपको लग रहा था कि ये फिल्म के लिए हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कुछ बोले नहीं, कहानी सुनने के बाद ना उनका जो सेक्रेटरी था फोन आया, हाँ। बोले कि आपको बुलाए हैं घर पे। अच्छा। मैं अच्छा, घर आपने पे गया। पूरी स्टोरी उनको सुना दी, सब कुछ बता दिया और हाँ, उसके फर्स्ट कम से मीट कम में एक हफ्ते उस के दिन बाद जो पहली मीटिंग थी उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे? कुछ नहीं बोला, सिर्फ चाय वो हम लोग पिए, बोले ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमको बुलाए, बोले कि कहानी ठीक है लेकिन शूटिंग कहाँ करोगे? मैंने कहा वर्कआउट करके बताता हूँ। हाँ। तो पेमेंट मैंने कहा कि आप जैसे बोले तो ठक्कर से बात कर लीजिएगा। बोले हाँ। ठीक है, ठक्कर साहब से मैं बात कर लूंगा। तो एक बार पेमेंट जो क्लियर हो गया, हाँ। फिर मैंने फोन किया, बताया कि सर हम लोग मॉरिशस बैंकॉक कर रहे थे शूटिंग का प्लानिंग। वो हाँ। बहुत खुश हुए, बोले कि मैं खुद सौतन की शूटिंग मॉरिशस में किया था अच्छा। और उसमें भी एक मैं रईस का रोल किया था। हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे तो उनसे उस टाइम मतलब शूटिंग में तो वहाँ पे क्रेज तो था ही उनका। वहाँ का पीएम भी मिलने आए थे, कई बार उनको घर पे खाने पे इनवाइट भी किए। अच्छा, बैंकॉक के? हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर और व्यवस्था भी दी है। तो वहाँ पे पब्लिक की ज्यादा टेंशन नहीं थी, आराम से शूटिंग हो गया था। ठीक। लेकिन क्रेज था उनका, इतना क्रेज था कि वहाँ का पीएम मिलने आया, अपने घर पे खाने का आमंत्रित किया। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा, फिर इसके बाद क्योंकि जो पहली फिल्म थी आपकी ब्लैक विडो वो तो बिल्कुल नहीं चली, जैसे आपने कहा बड़ा उसका बुरा हाल हुआ और फिर इसके बाद जो ये वाली फिल्म थी वफा, ये चर्चित ज़रूर हुई लेकिन हाँ, जो आप एक उम्मीद थी उस उम्मीद के साथ शायद वो खरा नहीं उतर सकी, लेकिन चर्चित हुई और नहीं, ठीक ठाक। फाइनेंशियली खड़ा नहीं उतरा, बाकी तो सब ठीक। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ क्योंकि आपने बताया, रीज़न भी बताया आपने कि कुछ फिल्में थी जो एक के बाद बैक टू बैक लग गई थी और जब आप इसको रिलीज़ करना चाह रहे थे तो कुछ थोड़ी आगे पीछे चीज़ें हो गई थी, ठीक है, हाँ, थोड़ा लेकिन बम्बई का वो हादसा हाँ, हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर आपने सोच लिया था कि मुझे अब एज ए प्रोड्यूसर ही रहना है, बनना है और अब मैं वापस जैसे पहले सोच रहा था कि मुझे अब नहीं करना काम, इसके बाद फिर जो हौसले थे वो आपके और बुलंद हो गए आपके? नहीं सर, हौसला टूट गया। अच्छा। हौसला टूटने के बाद 2 साल तक मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर ब्लैंक से तौबा कर लिया। हाँ। लेकिन कहावत है ना कि जो फिल्मी कीड़ा है कैंसर से भी खतरनाक होता है। तो फिर इस कीड़े ने काटना दोबारा कब शुरू किया? अब नहीं, फिर क्या हुआ, कोई ना कोई मेरे पास आ ही जाता था। अच्छा। तो एक हाँ, हमारी बिल्कुल, जब लोगों को मातृभाषा। पता चला है कि एक प्रोड्यूसर है और 2 फिल्में बना चुका हाँ। है और इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, तो एक्टर हो, वो हाँ, तो चाहते हैं कोई ऑफिस में प्रोड्यूसर मेरे मिल जाए। काफी फिल्म वाले आते रहते थे। एक दोस्त के थ्रू एक डायरेक्टर आया, जी। वो बोला कि भोजपुरी मेरे को बनानी है, ऐसा ऐसा है। हाँ। अच्छा, मेरे दिमाग में कभी न कभी जहन में था कि अपनी मातृभाषा है मेरी भोजपुरी, बनानी है। मैं भोजपुरी में कभी न कभी मौका मिले तो फिल्म बनाऊंगा। जी। तो वो आगे कहानी वहानी सुनाया और बोला कि ऐसे ऐसे भोजपुरी है, बनारस में शूटिंग करना है, सब हाँ। तैयारी है। तो मैं थोड़ा हिचक रहा था, मेरा दोस्त बोला तेरी ख्वाहिश पूरा हो रहा है तो बना ले। हाँ। तो मैंने कहा यार, ख्वाहिश पूरा होने के चक्कर में पता चला कि फिर नुकसान हो गया काफी। जी। तो बोल कोई बात नहीं, एक बार करके देख ले। हाँ। तो फिर हमने सामरिया आई लव यू, गोविंदा का भांजा उसमें हीरो थे विनय आनंद। हाँ। भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है रानी चटर्जी, वो थी। जी। नीरज भारद्वाज हैं, काफी बड़े टीवी सीरियल में आते हैं, उपासना हाँ। सिंह के हस्बैंड है, वो थे। हम्म। स्टार कास्ट फिल्म थी। तो ये फिल्म ठीक ठाक गई। अब ये तो नहीं बोल सकते कि मतलब हिट थी, लेकिन ठीक ठाक थी। हाँ। उसके बाद अब तो क्या हुआ कि अब फिर मैंने अब कहा कि चलो अब बनाते रहो। फिर मैंने गुलाम बना दिया, इसमें है विक्रांत सिंह है, रानी चटर्जी है, फिर हाँ। वफादार बना दिया मैं। अच्छा, ये एज ए देखिए, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप शुरू में गए थे आप एज ए एक्टर काम करने गए थे और आप कई डायरेक्टर से मिलते होंगे, कई प्रोड्यूसर से मिलते होंगे, तो जब आपने खुद ही फिल्में बनाना शुरू कर दिया उस वक्त लगा नहीं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो जिसके अंदर एक एक्टिंग का सपना रहता है वो कहता है जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो फिर मैं खुद ही हीरो बनूंगा ना, या मैं खुद ही बड़ा रोल करूंगा। कभी ऐसा ख्याल आपके जहन में नहीं आया कि यार ये बड़ा रोल है, इसको मैं कर लेता हूँ, या हीरो मैं बन जाता हूँ, या ये रोल मैं कर लेता हूँ? ऐसा कभी ख्याल आपके जहन में नहीं आया?
एक सच्चाई बताऊं, मैं एक्टर बड़ी कमजोर था। अच्छा। तो मैं अपना जो था मैं जानता था, और अपना ही पैसा लगाकर मैं अपना ही रिस्क नहीं ले सकता था। हाँ, बिल्कुल मैं सही कहा जानता था ये बात आपने। कि फिर भी एक बार क्या हुआ कि गुलाम में एक डायरेक्टर का 2 3 सीन का रोल था। जी। तो डायरेक्टर बोला कि सर आप कर लो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो मेकअप वो करके जैसे गया कैमरा पे, तो प्रोड्यूसर हूँ, तब तक रानी चटर्जी ने कमेंट कर दिया चलिए आपका ख्वाहिश पूरी हो गई। और जब मैं कैमरा के सामने गया तो कम से कम पूरी यूनिट आ गई पीछे। जी। 100 150 200 का क्राउड जब हाँ। मैंने देखा, पसीना पसीना हो गया। आधा डायलॉग बोला, आधा बोल भी नहीं पाया। अच्छा। तो मैंने तौबा कर लिया, मैंने कहा मेरे बस की काम नहीं है, हाँ, तो जिसका फिर उसके काम है उन्हीं को जी, करने दो। बिल्कुल। तो फिर आपने उसको हाँ। कंटिन्यू किया, आपने बोला कि नहीं अब मैं नहीं कर रहा इसको मैं अब? नहीं, उसके बाद तो मजनू में, फिर अभी मजनू में मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। जी, तो इसमें फिर ये डायरेक्टर बनने का कैसा ख़्याल आया? अब देखिए, मैं जब देख रहा था भोजपुरी में कोई खास डायरेक्टर नहीं है, हाँ, और मेरे हिसाब से फिल्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हाँ। कहानी हर फिल्मों की मेरी होती है। अच्छा कि आप जैसा बताते होंगे कि मुझे ऐसी फ़िल्में बनानी है, वो वैसी फ़िल्में नहीं बन पा हाँ, रही होंगी। हाँ, थोड़ा-सा मैं भोजपुरी में भी लेविश फिल्म बनाता हूँ। ये पूनम जन्म की कहानी थी, हाँ, और मैं चाहता था मेरी स्टाइल से शूट करे। तो मेरे जो डायलॉग राइटर थे, उन्होंने क्या बोला, पांडे जी इसको आप ही डायरेक्शन दे दो। मेरे पार्टनर जैसे उदय सिंह जी हैं, हाँ, उन्होंने बोला पांडे जी बाहर का डायरेक्टर लोगे, जितना आप नरेशन दे रहे हो दूसरे को, आप ही कर दो। हाँ। तो फिर मैंने इसमें डायरेक्शन किया मैंने। अभी ये रिलीज पे है। जी। अभी ये वाली मैं हूँ मजनू तेरा ये अभी रिलीज़ होने वाली है। हाँ, रिलीज होने वाली है। चलिए इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा थैंक और यू, थैंक कौन-कौन यू। से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं? अभी फरवरी एंड में एक प्लानिंग है, वेब सीरीज है। हाँ, हिंदी वेब सीरीज है। ये आदेश की अर्जुन लिख रहे हैं, जो बहुत बड़े राइटर है, जिन्होंने जी। ऐतराज, सूर्यवंशम जैसी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं। हुँ, तो वही कहानी लिख रहे हैं। कहानी इस महीने तक कंप्लीट हो जाएगी, हुँ। फरवरी लास्ट में प्लानिंग है। ये रियल स्टोरी हमारे यहाँ देवरिया का है। इसमें राजपाल यादव है, अच्छा। हाँ, श्रीराज पंडित हैं, कुणाल सिंह हैं, हुँ, भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, संजय पांडे हैं, और भी रजा मुराद हैं, इस हुँ। टाइप के कलाकार हैं। हाँ। इसके निर्माण के साथ इसका निर्देशन भी आप ही करने वाले हैं? हाँ, इस बार मैं फिर इसका डायरेक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि कहानी मेरी है, और मैं ये कहानी मेरे चूंकि क्षेत्र का है, तो मैं दूसरे पर रिस्क नहीं ले सकता था, जी। इसलिए कहानी करने डायरेक्शन मैं ही करूँ। हुँ। तो वैसे कैसा लगता है आपको जब आपने पहली बार डायरेक्शन किया? कुछ चैलेंजेस तो होंगे, कुछ परेशानी आ रही होंगी या फिर आप बहुत कम्फर्ट थे आप डायरेक्शन के समय? क्योंकि देखिए ये इसलिए क्या सवाल होता कर रहा है हूँ कि क्योंकि प्रोड्यूसर, ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एक्टिंग में गए थे तो आपने खुद बताया कि क्या स्थिति थी। तो डायरेक्शन के समय कैसी स्थिति थी आपकी? नहीं नहीं, डायरेक्शन मेरे लिए बहुत इजीली था, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं कहानी से लेकर हर जगह बैठता था। हाँ, प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर मोनिटर में बैठा रहता था, कौन कैसे काम कर रहा था। तो जी। कोई सीन या कोई शॉट मुझे पसंद नहीं आते थे, हाँ, तो मैं आर्टिस्टों को बताता था ऐसे करके ऐसे करो। तो कैमरा के पीछे तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ। खुद करना पड़ा, वो मेरे लिए भारी था। चलिए। शंभू जी बहुत अच्छा हाँ लग रहा था आपसे बात करके लेकिन समय बहुत कम है अब, तो आपसे इजाज़त जी लेनी पड़ेगी लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया जी वक़्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत जी। किया और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो सदर सितारे में आज हम रूबरू हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाज़त। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।